नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर जिले में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, कनेक्टिविटी बढ़ने से छोटे और आदिवासी किसानों को मिल रही है मदद। प्राकृतिक और मिलेट की खेती से आदिवासी परिवारों को हो रहा है लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत शुक्रवार को दूसरे वेबिनार को किया संबोधित। कृषि और सहकारिता पर आधारित वेबिनार में कहा कि अब हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया भर पर निर्भर नहीं। हमारे किसानों ने न सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि हम निर्यात करने में भी हुए सक्षम। गेहूं और आटे की कीमतों में कमी के लिए भारतीय खाद्य निगम के प्रयास जारी। ई नीलामी के तहत खुले बाजार में अब तक बेचा गया करीब 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं। ई नीलामी के तहत सप्ताह के हर बुधवार को रही है ये बिक्री। G20 की वाराणसी में होने वाली बैठकों के मुद्दे नजर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सर्टिफाइड फार्म सलाहकार मॉड्यूल 2 का किया आयोजन। कार्यक्रम में कई प्रदेशों के कृषि वैज्ञानिकों ने लिया भाग। किसानों को कृषि में नए अनुसंधान की दी गई जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर जिले के चुमेका दीमा में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां पहले नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को अपनी जेब भरने का एटीएम समझती थी, वहीं भाजपा और एनडीए की सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर के लिए राजनीतिक सोच को बदल दिया है। पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ने से छोटे और आदिवासी किसानों को मदद मिल रही है। साथ ही प्राकृतिक और मिलेट की खेती से आदिवासी परिवारों को लाभ हो रहा है। हमारी किसानों से जुड़ी योजना है। हमारी सरकार छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दीमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं। इससे नागालैंड के छोटे किसानों, ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है। बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है। इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्ताव के बाद दूसरे वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में भी कृषि को काफी महत्व दिया गया है। 2014 के मुकाबले इस वर्ष कृषि बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। हमारे आने से पहले 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक कृषि क्षेत्र से चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, तब तक संपूर्ण विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों,
जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के तेज विकास के लिए युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में नई क्रांति आ रही है और कई क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। और भारतीय खाद्य निगम गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ई नीलामी के तहत गेहूं को खुले बाजार में बेचा जा रहा है। देश भर में अभी तक करीब 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया है। कुल 50 लाख मीट्रिक टन इस योजना के तहत खुले बाजार में बेचने की योजना है। देश में गेहूं और आटे की कीमतें आने वाले कुछ दिनों में कम होंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी हां, केंद्र सरकार के फैसले के बाद भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में गेहूं को ई नीलामी के तहत बेच रहा है। ये बिक्री देश भर के राज्यों में हो रही है। फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हुई ये बिक्री 15 मार्च तक जारी रहेगी। एफसीआई के मुताबिक 22 फरवरी तक देश भर में करीब 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खुले बाजार में बेचा गया है। इस गेहूं की आवक मंडियों में भी हो चुकी है और थोक मूल्यों में कमी देखी जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में खुदरा बाजार में भी गेहूं और आटे की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो हमारे 18 लाख मीट्रिक टन पिछली 3 नीलामियों में माल बेचा गया है, उसमें से 11 लाख मीट्रिक टन होलसेलर्स जो हैं और हमारे स्मॉल बायर्स हैं, उन लोगों ने लिफ्ट कर लिया है हमारे गोडाउन से। केंद्र सरकार आमजन को राहत देने के लिए बफर स्टॉक में से कुल 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बाजार में बेचेगी। ई नीलामी के तहत ये बिक्री सप्ताह के हर बुधवार को हो रही है। एफसीआई के मुताबिक बिक्री किए गए गेहूं में से करीब 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में पहुंच चुका है, जिससे कीमतों में गिरावट आने लगी है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कृषि, किसान और देश के लिए एक अच्छी खबर है। आईसीएआर के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की 3 ऐसी नई किस्में विकसित की हैं जिन पर गर्मी का प्रभाव नहीं होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अभी तक गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा तापमान से गेहूं की फसल और उसकी उत्पादकता पर असर पड़ता था।
फरवरी में बढ़ती गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन को लेकर चिंतित किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। ICAR के वैज्ञानिकों ने गेहूं की 3 ऐसी उन्नत किस्म विकसित की हैं जो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती हैं। मसलन बढ़ती गर्मी को झेलकर भी गेहूं की ये किस्म उत्पादन देने में सक्षम है। ये किस्म इसलिए जरूरी हो गई हैं क्योंकि पिछले साल समय से पहले गर्मी पड़ने के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब नई किस्मों से गेहूं की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और गेहूं के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। हमारे संस्थान में कुछ शोध कार्य चल रहा है कि गेहूं में जब मार्च के अंत में तापक्रम कई बार बढ़ता है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो गेहूं का दाना पूरी तरह से नहीं भरता, उसको असर जो है पैदावार के ऊपर पड़ता है। इस विषय पे संस्थान में शोध कार्य चल रहा था। हमारे ब्रीडर डॉक्टर राजवीर यादव हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने एक और नई किस्म HD 3385 विकसित की है और इस किस्म के अंदर ये क्षमता है कि ये जो गर्मी की वजह से जो फसल के ऊपर प्रभाव पड़ता था उसके प्रतिरोधी क्षमता है इसके अंदर और इसके उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। IARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों में HDCSW 18 गेहूं की एक ऐसी किस्म है जिसे 2016 में अधिसूचित किया गया था। 2022 में इसकी दूसरी किस्म HD 3410 जारी की गई। इसकी उत्पादन क्षमता अधिक थी। इसके बाद तीसरी किस्म HD 3385 जारी की गई है। इसका उत्पादन भी काफी अच्छा होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने गेहूं की फसल पर बढ़ते गर्मी के प्रभाव को देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार पिछले बार की तरह की स्थिति नहीं होगी। नई किस्म के बीजों द्वारा बुआई अगर 20 से 25 अक्टूबर तक की जाए तो 100 से 110 दिनों में ही अनाज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फरवरी से मार्च के बीच इसके लिए एक लंबा समय भी मिलेगा। OP यादव के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। किसानों के उत्पाद और G20 की वाराणसी में होने वाली बैठकों को ध्यान में रखकर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सर्टिफाइड फार्म सलाहकार मॉड्यूल 2 का आयोजन किया है, जिसमें कई प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं और किस तरह इसका लाभ किसानों को मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर कार्यक्रम का आयोजन कृषि वैज्ञानिकों के लिए किया है, जिसमें G20 के आयोजन में किसानों को भी लाभ मिल सके। टेक्नोलॉजी सब्जियों में हुआ है, उसको उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनसे जो अपना उनकी जो दिक्कत है उससे भी हमने समझ रहे हैं कि आपका वहाँ पे क्या क्या हो सकता है और किसमें हम हमारा जो रिसर्चर जो हम शोध करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो जो ये जो प्रशिक्षण का माध्यम से उनको भी फायदा हो रहा है और हमको जो हमारा जो उनके फीडबैक मिल रहा है उसी हिसाब से उनको भी हम अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल समेत 7 राज्यों से राज्य सरकार के कृषि अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, बागवानी अधिकारी और सह निदेशक कृषि इत्यादि के 17 प्रतिभागी शामिल हैं। संस्थान की ओर से सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण में सब्जी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया, जिसमें नर्सरी उगाना, उन्नत किस्मों का चयन, इष्टतम उत्पादन पद्धतियां, रोग एवं कीट प्रतिबंध, कटाई उपरांत प्रतिबंध, प्रसंस्करण तकनीक और विभिन्न प्रमुख और अल्प दोहित सब्जियों का उपयोग शामिल है। IIVR as a part of Certified Farm Advisor course, that is Module 2, and we have got a very good exposure in different production technologies and new टेक्निक्स इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। कोर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है और जो हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हरियाणा में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और काफ़ी हद तक हमें उन सब का सोल्यूशन मिल रहा है। तो हमें यही उम्मीद है कि जो हम यहाँ से सीख कर जाएंगे उन सब चीज़ों को हम अपने
अपने फार्मर्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकें। अभी मैं जो वहाँ पे एक सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, और जैसे कि सर्टिफाइड फार्म एडवाइज़र की मॉड्यूल 2 ट्रेनिंग जो है वो IIVR इंस्टीट्यूट वाराणसी में कंडक्ट हो रहा है। 15 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी तक, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, कुछ भी क्रॉप्स हैं जो कि हमारे वहाँ पे नहीं पता है लोगों को, और वो वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, तो वो हम आगे फार्मर्स को वहाँ पे बता सकते हैं। कुछ कृषि वैज्ञानिक। और आइए अब ये जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में भाव में अंतर देखने को नहीं मिला। यहाँ की भटगांव मंडी में 22 फरवरी और 23 फरवरी को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1550 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की दोहरी घाट मंडी में भी धान के सौदों में मामूली गिरावट देखी गई। 22 फरवरी को धान का भाव 2000 रुपए था, जो 23 फरवरी को 40 रुपए की गिरावट के साथ 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि ओडिशा की ही करंजिया मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं रहा। यहाँ दोनों दिन धान के सौदे 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ऐसा ही कुछ हाल तेलंगाना की मल्लपुर मंडी का रहा। यहाँ भी धान के भाव में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। 22 फरवरी और 23 फरवरी को यहाँ 2060 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदा हुआ। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक मिली जुली बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बक्सारा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जलकोट मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,180 रुपए। 23 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 5,130 रुपए पर आ गया। राज्य की बक्सारा मंडी में 22 फरवरी के मुकाबले भाव में कमी देखी गई। 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव था 5,080 रुपए, जो 23 फरवरी को 190 रुपए की कमी के साथ 4,890 रुपए पर रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव था 5,200 रुपए। 23 फरवरी को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 5,240 रुपए पर हुए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। दक्षिणी गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें। यही इस समय दलहनी फसलों में निराई करें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही धान की नर्सरी को तेज हवाओं से बचाने के लिए उनके चारों ओर जल्दी बढ़ने वाले पौधे लगाएं या फिर पॉलीथीन शीट से घेरें। इसके साथ ही अगर यहाँ धान की रोपाई के लिए खेत तैयार हो तो रोपाई कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही बैंगन, टमाटर, मिर्च, परवल और कुंदरू की तोड़ाई कर लें।
साथ ही इनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं शकरकंद में जरूरत के अनुसार निराई और सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही सुबह के समय कपास की चुनाई। इसके साथ ही यहाँ इस समय अरहर की कटाई करें। कटाई के बाद उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाएं और फिर उनका भंडारण करें। यहीं केले में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही उसके आसपास के खरपतवार भी साफ करें। मध्य गुजरात के किसान इस समय केले के सूखे और रोग से प्रभावित पत्तों को हटाकर नष्ट करें। इसके साथ ही उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं 75 से 80 दिनों की हो चुकी गेहूं में सिंचाई करें। यहाँ आलू की खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तरी गुजरात में सरसों, चना, काबुली चना, जीरा और धनिया की कटाई करें। यहीं आलू की खुदाई से 1 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तरी गुजरात में ही पपीते में निराई करें। यहीं इस समय भिंडी, ग्वारफली और लोबिया की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ शाम के समय बैंगन की रोपाई करें। यही किसान मूंगफली और तिल की बुआई कर लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बेंगलुरु में 2 दिवसीय G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप दुनिया का भरोसा जीत सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ऐसे समय में वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने शांति निकेतन आश्रम जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। नोएडा सेक्टर 138 में झुग्गियों में आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में करीब 30 झुग्गियां पूरी तरह से जल गईं। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ के बालादो बाजार में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब ट्रक और पिकअप वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा। बवाना वार्ड 30 से अब से पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विदेशिक लेखा परीक्षक चुना गया है। उनके पास 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए ये जिम्मेदारी होगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।